महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के इतिहास के दो सबसे बड़े नाम। दोनों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर ये दोनों महानायक कभी एकमत नहीं हो पाए, और वो था जाति का सवाल। उनके बीच का ये टकराव आज भी हमारे समाज और राजनीति पर गहरा असर डालता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मंजिल एक ही थी, एक आज़ाद भारत, तो रास्ते इतने अलग क्यों थे? आखिर इन दो महानायकों के बीच इतना गहरा मतभेद क्यों था? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी इंसान के विचार उसके अनुभवों से बनते हैं, और गांधी और अंबेडकर के मामले में ये अनुभव जमीन आसमान जितने अलग थे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके जीवन में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उन्होंने बचपन से ही वो अपमान और उत्पीड़न झेला था जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, स्कूल में उन्हें पानी पीने के लिए चपरासी का इंतजार करना पड़ता था। चपरासी दूर से उनके हाथों में पानी डालता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन उन्हें और उनके भाई को प्यासा ही रहना पड़ता था। दूसरी तरफ गांधी जी एक धार्मिक हिंदू परिवार में पले बढ़े, और उन्होंने समाज सुधार को अपने धर्म के अंदर रहकर ही देखा। और यही फर्क उनके विचारों में साफ साफ दिखता है। अंबेडकर के लिए जाति व्यवस्था एक ऐसी बीमारी थी जिसका सिर्फ एक ही इलाज था, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी उसका पूरी तरह विनाश। वहीं गांधी जी अपने शुरुआती दिनों में मानते थे कि 4 वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज के लिए जरूरी है। हाँ, वो छुआछूत को एक बहुत बड़ा पाप जरूर मानते थे, लेकिन व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर की आलोचना कितनी तीखी थी, इसका अंदाजा उनके इस एक बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने वेदों को किताबों का एक बेकार सेट तक कह दिया था। वो ये दिखाने के लिए हिंदू धर्म की बुनियाद पर ही सवाल उठाने को तैयार थे कि जाति व्यवस्था कितनी गहरी और सड़ी हुई है। और विचारों की ये लड़ाई अब एक बड़े राजनीतिक मंच पर आने वाली थी, एक ऐसी बहस जो भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली थी। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स आखिर है क्या? तो देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी एक सीट पर सिर्फ एक खास समुदाय का उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है, और उसे वोट भी सिर्फ उसी समुदाय के लोग दे सकते हैं। और ये समझना भी जरूरी है कि अंबेडकर की ये मांग कोई नई चीज नहीं थी। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा था। वो ये अधिकार 1909 में मुसलमानों को और 1919 में सिख, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस को पहले ही दे चुके थे। अंबेडकर तो बस दलितों के लिए वही हक मांग रहे थे। तो लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में दोनों महानायक अपनी अपनी मांगों के साथ आमने सामने थे। अंबेडकर ने कहा कि दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक का दर्जा मिले और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल हो। वहीं गांधी जी का तर्क था कि अछूत हिंदू समाज का ही हिस्सा है, और भारत को एकजुट रखने के लिए इस तरह के सभी अलग निर्वाचक मंडलों को खत्म कर देना चाहिए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये टकराव अपने चरम पर था। एक ऐसा मोड़ जहां एक व्यक्ति की जान दांव पर लगी थी। अंग्रेजों ने तो वही किया जो वो हमेशा से करते आए थे, फूट डालो और राज करो। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी और दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दे दिया, यानी अंबेडकर की मांग मान ली गई। गांधी जी को यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि ये कदम हिंदू समाज को हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बांट देगा। इसके विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये एक अल्टीमेटम था, या तो ये फैसला वापस होगा या वो अपनी जान दे देंगे। अब सोचिए, सारा का सारा दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया था। एक तरफ उनके लोगों के वो राजनीतिक अधिकार थे जो उन्होंने सालों के संघर्ष के बाद हासिल किए थे, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिनकी जान खतरे में थी। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरा देश शायद इसका जिम्मेदार अंबेडकर को ही ठहराता। इस बड़े संकट को टालने के लिए दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच बातचीत शुरू हुई और आखिरकार एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसे ही हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस समझौते में हुआ क्या? अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की अपनी मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में उन्होंने जो हासिल किया वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। दलितों के लिए आरक्षित सीटें अब संयुक्त चुनाव प्रणाली के तहत लगभग 2 गुनी कर दी गईं। जी हां, सीटों की संख्या 71 से बढ़कर सीधे 148 हो गई, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगभग 2 गुना। ये अंबेडकर की सूझबूझ और मोल भाव की क्षमता का एक बड़ा सबूत था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पूना पैक्ट एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। ये बहस इसके बाद भी चलती रही और इसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है।
गांधी जी के विचार भी समय के साथ बदले और ये बदलाव काफी बड़ा था। देखिए, जहां 1920 के दशक में वो अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ थे, वहीं 1946 तक आते आते वो ये कहने लगे थे कि वो सिर्फ उसी शादी को अपना आशीर्वाद देंगे जिसमें लड़का या लड़की में से कोई एक हरिजन हो। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक सफर था। दूसरी तरफ अंबेडकर का संघर्ष कई मोर्चों पर एक साथ चल रहा था। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह से पानी पर हक की लड़ाई लड़ी, मनुस्मृति जलाकर वैचारिक विद्रोह किया और भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की नींव रखी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? अपने जीवन के आखिरी सालों में तमाम मतभेदों के बावजूद गांधी और अंबेडकर दोनों एक बात पर सहमत थे कि अगर भारत को और हिंदू समाज को सच में एक करना है तो जाति की दीवारों को तोड़ना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। एक ऐसा बिंदु जहां दोनों के रास्ते आखिरकार मिल गए। तो इन दो महानायकों की बहस, उनके टकराव और उनके समझौतों ने हमारे आज के भारत की नींव रखी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उनका काम पूरा हो गया है? क्या हमारे समाज में सभी के लिए वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है जिसका सपना उन्होंने देखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।